नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं और डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, कई खबरों पर डालें नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी। भारतीय जनता पार्टी की आज से देश भर में तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में अकेले 5 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद चरमराई कानून व्यवस्था। हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ यूएन मुख्यालय से लेकर लंदन तक प्रदर्शन। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीतकर खत्म किया पेरिस ओलंपिक का अपना अभियान। अभिनव बिंद्रा को पेरिस में ओलंपिक ऑर्डर से किया गया सम्मानित। दिनेश फोगाट के अयोग्यता मामले में सभी पक्ष कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के सामने आज रख सकते हैं अतिरिक्त दस्तावेज। 13 अगस्त को आएगा फैसला। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का स्टेड डी फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्मों को जारी करेंगे। वो कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि जारी की जाने वाली 109 किस्मों में 61 फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 खेती और 27 बागबानी फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों की बीज जारी किए जाएंगे। बागबानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। और इस दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक करते हैं अगली खबर का। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए कल अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर इस अवधि के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आईएमए ने निष्पक्ष समयबद्ध जांच की मांग की है और साथ ही साथ कार्यस्थल पर चिकित्सकों, खास करके महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के साथ ही अपराध को बढ़ावा देने वाली स्थितियों की विस्तृत जांच कराने को भी कहा है। FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए मृतक के माता पिता को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। ये बहुत ही दुखद है और संवेदनशील मामला है। इसमें फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन की 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे जो मामला है, जो वाकया है, उसकी एक सीबीआई इंक्वायरी हो। ये जो डॉक्टर थी वो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, चेस्ट मेडिसिन विभाग में थी। दूसरी डिमांड ये है कि जो मृतक के माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनको बतौर कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये ऑन ड्यूटी सर्विस डॉक्टर्स, जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस प्रदान कर रहा था, उसके साथ ये दुखद घटना हुई है। तीसरा मामला हमारा ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। 36 घंटे यदि आप किसी महिला डॉक्टर को ड्यूटी पे लगा रहे हो तो वो कहाँ रहेगी।
और कोलकाता में नर्सों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नर्सों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उधर दूसरे विपक्षी दलों ने वारदात के विरोध में पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। डीसीपी अभिषेक ने बताया है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है। जब यहाँ पे स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे आरजी मेडिकल कॉलेज के, तब कुछ लोगों ने देखा बाहर के लोग आए हैं, वो लोग का प्रोटेस्ट किए कि बाहर के लोग क्यों आएंगे यहाँ पे, वो स्टूडेंट नहीं थे। तो उनके साथ उन लोग का झगड़ा हुआ, उन लोग के साथ उनका धक्का धक्की होना शुरू हुआ। तब जाके पुलिस देखा कि पुलिस इंटरवीन किया उसमें। पुलिस इंटरवीन करने के साथ में ही जो बाहर से लोग आए थे वो लोग पुलिस के ऊपर मारपीट करने लगे, पुलिस के ऊपर चप्पल फेंका। तो उस टाइम पे पुलिस ने रिस्ट्रेंट होके, खूब मतलब फोर्स का यूज नहीं किया, पुलिस ने रिस्ट्रेंट होके इस चीज को संभाला। और उस बीच में पुलिस के एक दो लोगों ने धक्का मुक्की किया, उसमें उन लोगों को इंजरी भी हुआ पुलिस के लोग को। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, आप चले जाइए यहाँ पे। लेकिन इसको लेके स्टूडेंट जो था वो एकदम इस चीज को मतलब प्रोटेस्ट को, बाहर से जो लोग आ रहा है उसको मानने को तैयार नहीं था कि बाहर के लोग आके यहाँ पे कुछ झमेला करना चाहते हैं, प्रोवोक करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग उसका प्रोटेस्ट किए। उसी चीज में पुलिस ने इंटरवीन किया इसमें। और इस बीच महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में चल रहे विरोध की आग दिल्ली तक पहुंच गई। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। At risk and we feel unsafe because we are doing like 24-36 hours duty, and after that if we hear that a friend of us are under like this condition, then it is very unsafe for us, and we want CBI inquiry in this case. Being said as a social worker also, we feel unsafe in our own premises. We are said that we are the doctors और दूसरा लोग यहाँ पे security के लिए आते, but we ourselves are not safe after this incident, and like previous episodes have occurred, उसके बाद भी कोई fast track court नहीं है, कुछ नहीं है. People are taking these things, and these incidents will also be carried for years or months, and no decision will be there. हम अपने प्रेमिसेस में भी बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं दैट वी फील अनसेफ, देयर इज नो प्रॉपर सिक्योरिटी, वी हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स एंड स्टिल वी डोंट गेट इवन प्रॉपर सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द नॉर्मल रूटीन वर्क ऑल्सो, लाइक इन द ओपीडीज, इन द इमरजेंसीज. So this incident that has happened has shaken us to the cores, and we feel that we demand a full CBI investigation on this. और अब बात करेंगे नीट पीजी परीक्षा की। 2.3 लाख से ज्यादा छात्र आज नीट पीजी परीक्षा देंगे। कुछ छात्रों को उनके घर से बहुत दूर परीक्षा केंद्र दिए गए थे, इसलिए छात्र परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। नीट पीजी परीक्षा पहले 23 जून को होने वाली थी। एनबीए ने परीक्षा से 12 घंटे पहले 22 जून को इसे स्थगित कर दिया था। और भारी बारिश और तूफान के कारण हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन से 97 सड़कों पर यातायात बंद है। वहीं मंडी से कुल्लू जाने वाले NH 21 पर आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में आंधी, तूफान और बारिश का दौर आगे भी जारी रहने वाला है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं 16 अगस्त तक दिल्ली, NCR सहित उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में भी मध्यम से तेज वर्षा होने का अनुमान है। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए आज से देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है। 11 से 13 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बार पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य तय किया है।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजस्थान में जयपुर के युवाओं में भी काफी जोश देखा जा रहा है। उधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस साल भी बड़े पैमाने पर तिरंगा वितरित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष भी हर घर पर तिरंगा था। राष्ट्रभक्ति का जज्बा और हर कोई 3 रंगों से रंगे हुए उसकी शान के अंदर लहराता हुआ हमारा 3 रंग हमारे मन के अंदर है। इसके साथ ही इस बार भी हम हर घर तिरंगे अभियान के तहत निगम के माध्यम से भी हम तिरंगा वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा और साथ ही हर जन का प्रचार प्रसार करने के लिए हर घर के ऊपर तिरंगा हो। राष्ट्रभक्ति के सरोभार भाव है वो हमारे मन में रहे और साथ ही हमारा देश एक एकात्म भाव एक साथ में एक रूपता के साथ में हो। सभी से आग्रह करूंगा, मेरे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने मिलने वालों से कि वह सब अपने घर पे जाएं और अपनी छत पे एक तिरंगा जरूर लगाएं और उस तिरंगे के साथ साथ वह अपने घर परिवार व अपने सभी साथियों को जोड़ें। मैं खुद और मैं अपने जितने दोस्त जितने मेरे जानकार उन सबको इसके प्रति मोटिवेट करूंगा कि सभी अपने घर तिरंगा लहराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर पोस्ट डालें और सभी को मोटिवेट करें। हमें ध्यान रखना है हर घर तिरंगा अभियान मनाते टाइम कि जो तिरंगे का सम्मान है उसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। वो सम्मान वैसे ही होना चाहिए जो पहले था, उसी सम्मान के साथ हम तिरंगे को सावधानी पूर्वक लगाएं और हर घर तिरंगा अभियान मनाएं। तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज़। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज़। आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का कल हरियाणा में गुरुग्राम में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार नटवर सिंह का अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा। नटवर सिंह का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में 1931 में हुआ था। उन्हें वर्ष 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नटवर सिंह ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत कम उम्र में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। कुछ इतिहासकार उन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी मानते हैं। खुदीराम बोस हाथों में गीता लिए बेखौफ होकर फांसी पर चढ़ गए थे। फांसी दिए जाने के वक्त खुदीराम बोस की उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर के हबीबपुर गांव में 3 दिसंबर 1879 को हुआ था। 1879 को हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। खुदीराम बोस के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। उन पर देश को आज़ाद कराने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे।
उन्होंने बम बनाना सीखा और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस स्टेशनों के सामने बम भी लगाए। उस समय डगलस किंग्सफोर्ड कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। वो क्रांतिकारियों के निशाने पर थे क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कठोर व्यवहार और प्रतिशोध की भावना के लिए जाना जाता था। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी अत्याचारी जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। 30 अप्रैल 1908 को कंपनी बाग स्थित यूरोपियन क्लब के समीप दोनों ने जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस बग्घी पर बम फेंका गया था वो बग्घी जज किंग्सफोर्ड की नहीं थी। उस बग्घी में अंग्रेज वकील की पत्नी और बेटी सवार थी जो मारी गई। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ओडिशा के INS चिल्का में अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड शुक्रवार को आयोजित की गई। 16 हफ्तों के कठोर प्रशिक्षण के बाद हुई इस पासिंग आउट परेड में भारतीय नौसेना के 1389 अग्निवीर शामिल हुए, जिनमें 214 महिला अग्निवीर भी शामिल थीं। इस समारोह में सभी अग्निवीर INS चिल्का से रवाना होते हुए अंतिम पग में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड के मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल देश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल V श्रीनिवास, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मौजूद रहे। तो वहीं परेड का संचालन दक्षिणी नौसेना कमान ने किया। इस मौके पर पासिंग आउट कोर्स में शामिल अग्निवीरों के परिवार के सदस्य और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता ओमकार सिंह भी शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री आज से नेपाल की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश सचिव की यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को सुदृढ़ करेगी। ये यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को दर्शाती है। भारत और नेपाल के बीच वर्षों पुराना सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आपसी संबंध हैं। हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और ज़्यादा मजबूत हुआ है। भारत सरकार की सहायता से नेपाल में प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और नई परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। विदेश सचिव की ये यात्रा भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। बांग्लादेश के चटगांव में कल तख्तापलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई हैं। चटगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ इलाके पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इसकी निंदा की। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर उनसे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में बांग्लादेशी सरकार की सहायता करने का आग्रह किया। कृष्णमूर्ति ने ब्लिंकन से अनुरोध किया है कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात करें और हिंसा को समाप्त करें और अपराधियों को न्याय के दायरे में लेकर आएं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीते 5-6 दिनों से बांग्लादेश में लोग अल्पसंख्यकों के घरों को जला रहे हैं। लोग हिंदुओं, ईसाइयों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं। और इजराइल द्वारा गाजा में लगातार बमबारी और एयर स्ट्राइक की जा रही है। एक ताज़ा हवाई हमले में 100 से ज़्यादा अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। गाजा सिटी स्कूल परिसर पर इजराइल के हवाई हमले में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने कहा है कि मरने वालों में 19 आतंकवादी शामिल हैं। अमेरिका ने गाजा स्कूल परिसर पर इजराइल द्वारा हुए हवाई हमले पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ कई अरब देशों, तुर्की, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने भी हमले की निंदा की है। और अब नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों पर। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान आधिकारिक तौर पर अब समाप्त हो गया है। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने एथलेटिक्स में 1 रजत पदक, जबकि निशानेबाजी में 3 पदक और मुक्केबाजी में 1 कांस्य पदक जीता। तो वहीं हॉकी की पुरुष टीम में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में खेल पंचायत न्यायालय ने शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। नई समय सीमा के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ डॉक्टर एनाबेले बेनेट 13 तारीख को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला सुनाएगी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी एक पक्ष है और भारतीय ओलंपिक संघ प्रभावित पक्ष के रूप में शामिल हो गया है। अपनी अपील में विनेश फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया है, क्योंकि 50 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया था। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत के समक्ष इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में IOC के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के अंतर्गत खेल को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्रयासों के आधार पर लोगों को चुना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज आखिरी दिन है। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन भारतीय समय के अनुसार आज देर रात फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा, जिसमें 100 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम के परेड ऑफ नेशंस में प्रतिभागी देश के एथलीट ओलंपिक फ्लैग को सलामी देंगे। समापन समारोह में भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश भारतीय ध्वज थामेंगे। वहीं समापन समारोह की परंपरा के अनुसार 2028 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाले अमेरिका को ओलंपिक फ्लैग सौंपा जाएगा। तो मनु भाकर और PR श्रीजेश थामेंगे भारतीय ध्वज। शानदार होगा ये कार्यक्रम, पेरिस ओलंपिक का समापन कार्यक्रम आज। तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में ये शानदार कार्यक्रम होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और देखिए देश के विभिन्न राज्यों का तापमान। नमस्कार।